नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, प्रेमिका के प्रति शिकायत। एक लड़की उससे सिर्फ 2 फुट के फासले पर आकर बैठ गई थी। वह कब वहां आकर बैठ गई थी इसका उसे कतई आभास नहीं हुआ था। उसने लड़की के संभावित साथी की तलाश में आसपास नजर घुमाई। कोई और वहां नहीं था। लड़की अकेली ही थी। लड़की के इस तरह अपने इतने करीब बैठने पर उसे अटपटा लगा। यह लड़की उससे कुछ दूर हट कर भी तो बैठ सकती थी। उसने फिर लहरों के शोर में डूबना चाहा, पर करीब बैठी लड़की बरबस ही उसके सोचने पर हावी होने लगी। उसने लड़की की ओर देखा। लड़की पहले से ही उसे देख रही थी। मुस्कुरा दी। उसने चौंक कर अपने आजू बाजू देखा। कोई नहीं था। लड़के की मुस्कुराहट उसी के लिए थी। क्या अर्थ था इस मुस्कुराहट का? वह अनायास ही पूछ बैठा, आप मुझे जानती हैं? जानती हूँ। उसने अपनी मुस्कुराहट को अपने सारे चेहरे पर फैला दिया। लड़की की यह मुस्कुराहट उसे आम लड़कियों जैसी नहीं लगी। स्वाभाविक रूप से पैदा होने के बावजूद उसका मुस्कुराना अभ्यास प्रस्तुत ही अधिक लगा। लड़की उसकी ओर थोड़ा और खिसक आई। उसने एक बार फिर पहचानने की कोशिश की कि क्या उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा था, परंतु दूर दूर तक यह चेहरा उसकी स्मृति में नहीं उभरा। तब यह लड़की क्यों कह रही थी, जानती हूँ? लड़की अब उसके इतने करीब थी कि कोई भी उन्हें सागर तट पर बैठे या टहलते जोड़ों में से एक समझ सकता था। उसके चेहरे पर असमंजस की रेखाएं गहरी होने लगी थी कि तभी लड़की ने कहा, 100 रुपये लूंगी। इस वाक्य के आखिरी शब्द उसकी पकड़ से फिसल गए, मगर लड़की का आशय वह भली भांति समझ गया था। उसके आगे अनायास ही जो नाटकीय स्थिति पैदा हो गई थी वह उसे कल्पनातीत लगी। उसने इस तरह की लड़कियों के बारे में पढ़ा था, सुना था। यह पढ़ना सुनना भी इतना तटस्थ किस्म का था कि किसी भी ऐसी लड़की के सानिध्य का आकर्षक उसके अंदर पैदा नहीं हुआ था। परंतु इस समय तटस्थता का प्रश्न ही नहीं था। सच्चाई के रूप में एक लड़की उससे सटी बैठी थी और रुपए की मांग कर रही थी। उसे अपने अंदर की प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई। किसी अनायास संवेग के वशीभूत उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो 50-50 के 3 नोट उंगलियों में फंसे बाहर निकल आए। 2 नोट उसने लड़की की ओर बढ़ा दिए। रुपए लेकर वह बोली, चलो। कहाँ? उसने अनायास ही पूछा। लड़की उसे घूर कर देखने लगी, जैसे उसने बहुत ही बचकना सवाल किया हो। लड़की का यह घूरना उसे एहसास करा रहा था कि उसने स्वयं को कैसी बेहूदी स्थिति में फंसा लिया है। लड़की की आंखें अब भी जैसे चलो कह रही थी। वह किसी खास निर्णय पर न पहुंच पाने की दुविधा के मध्य बोला, चलेंगे, अभी थोड़ी देर रुको। डूबते सूर्य का लाल रंग क्षितिज से सिमट रहा था। लहरों पर स्याही फैल रही थी। उसे लगा कि इस वक्त की श्यामलता मन को छू रही है। आती हुई लहरों का आकार उनके करीब आने पर स्पष्ट होता था। लड़की ने कहा, उठो। लड़की की बात अनसुनी कर उसने अपनी दृष्टि सहसा समुद्र पर फैला दी। गहराती श्यामलता में घुलती मिलती लहरों में एक बनाम आकर्षण पैदा हो गया था, मगर इस आकर्षण को उसकी प्रेमिका का चेहरा बेध रहा था। और प्रेमिका के चेहरे के करीब बैठी यह लड़की। तट पर मौजूद लोग छायाकृतियों में बदल गए थे। बच्चों के साथ आए हुए परिवार लौटने लगे थे। अब या तो धुंधलके के कारण पहचान के भय से मुक्त हो उच्च श्रृंखल हो उठे युग्म वहां रह गए थे, या इन युग्मों को हसरत से देखते एकाकी पुरुष। लड़की काफी देर से उससे सटी हुई बैठी थी। लड़की के देह के स्पर्श से पैदा हुए सनसनी भरे स्पंदन उसके शरीर में रंगने लगे थे। फिर इन स्पंदनों के बीच से भी उसकी प्रेमिका के स्पर्श उगाए। उसने कोशिश की कि अपनी प्रेमिका के स्पर्शों की स्मृति को परे धकेल दे, मगर प्रेमिका, वह लड़की और समुद्र तीनों ही एक दूसरे में डगमग हो गए। जिस संबंध को वह एक लंबे अरसे से जी रहा था तथा जिसके आसपास ही उसे अपनी जिंदगी ठहरी हुई प्रतीत होती थी, उसकी निरर्थकता का एहसास बहुत तोड़ने वाला सिद्ध हुआ था।
अब वह चाहता था कि उस संबंध से जुड़ा हुआ उसे कुछ भी याद न आए। पास बैठी लड़की और समुद्र की लहरें उस संबंध की यादों से उलझ तो गई थी, मगर उन्हें पूरी तरह दबा नहीं पा रही थी। क्या किसी विशेष मन स्थिति का प्रतीक था यह? उन यादों को झटकने के प्रयास में ही वह बोला, इन लहरों के इतने करीब होना कितना अच्छा लगता है। बॉम्बे पहली बार आए हो? लड़की काफी देर बाद बोली। नहीं, बीच पर पहली बार आए हो। इस बीच पर पहली बार? तभी तुमको अच्छा लगता है। तुमको अच्छा नहीं लगता? मुझको? वह फिर से हंस पड़ी। इसमें अच्छा लगने को क्या है? फिर क्यों आती हो यहाँ? उसने पूछा, मगर अगले ही क्षण उसे अपने सवाल की निरर्थकता का एहसास हुआ। कुछ देर पहले ही उसने 100 रुपए इस लड़की के हवाले किए थे। वह इसलिए आती थी। उसने 100 रुपए लड़की को क्यों दे दिए थे? अपना वह क्षणिक आवेग उसे मूर्खतापूर्ण लगने लगा। उसके चेहरे से मुक्ति पाने के लिए ही वह एक और असफल प्रयास कर गया था। उठना नहीं क्या? लड़की की आवाज में झुंझलाहट थी। अभी डंडा वर्दी वाला चक्कर लगाने लगेगा इधर। अंधेरा गहराने लगा था। इतने करीब बैठी लड़की का चेहरा भी धुंधला प्रतीत हो रहा था। वह बोला, अभी थोड़ी देर और बैठो, यहाँ अच्छा लग रहा है। वह मात्र इसलिए ही वहां बैठा नहीं रहना चाहता था कि उसे लहरों को देखना अच्छा लग रहा था। पास में बैठी लड़की अपने स्पर्श के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच रही थी। समुद्र का सौंदर्य और प्रेमिका का चेहरा, दोनों पर ही अब यह लड़की हावी हो रही थी। क्या सचमुच यह लड़की उसके भीतर से उसकी प्रेमिका के चेहरे को खुरच रही है? क्या उसका अपनी प्रेमिका के प्रति लगाव इतना उथला है कि एक अपरिचित लड़की इसमें आसानी से समा जाए? उसके इस सोच ने उसके अंदर एक अपराध बोध जगा दिया था। वह कुछ देर और बैठकर स्वयं को इस लड़की के प्रभाव से भी मुक्त करना चाहता था, ठीक उस तरह जिस तरह वह स्वयं को प्रेमिका की स्मृति से मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। दुधलके से आती और फिर उसी में विलीन होती लहरों को देखना उसे अच्छा लग रहा था। दोनों देर तक चुप रहे। फिर लड़की ही बोली, जगह है तुम्हारे पास? है। अब वहां चौका हुआ सा समुद्र की लहरों के नीचे बसते जाते रोशनी के जगमगाते शहर को देखने लगा था। तटवर्ती इमारतों में रोशनी होने लगी थी। जगमगाती इमारतों की परछाइयां असली इमारतों से अधिक खूबसूरत लग रही थी। एक शहर समुद्र के ऊपर, एक नीचे परछाइयां भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। कितना अच्छा लगता है, उसने कहा। लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, मगर वह उठने के लिए व्यग्र हो रही थी। जो कुछ वह देख रहा था उसे किसी भी तरह अवास्तविक नहीं लग रहा था। रोशनी का खूबसूरत शहर, एक ख्याल फिर उभर आया, जिससे वह दीवानगी की हद तक जुड़ा रहा था। अगर वही इस पल उसकी बगल में मौजूद होती तो यह खूबसूरत शहर कितना और खूबसूरत हो जाता। लेकिन उससे तो वह भाग रहा था और उसकी बगल में बैठी थी वह लड़की, जिसका साथ उसने 100 रुपए देकर खरीदा था। लड़की ने अब उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। वह उठने के लिए कुड़मुड़ा रही थी। सड़क तक आकर दोनों रुक गए। कुछ देर रुके रहे। लड़की ने पूछा, कहाँ चलना है? कहीं भी। कहीं भी क्या? लड़की बिदकी। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास जगह है। मेरे पास जगह? किस लिए? कब कहा मैंने? वह समझ नहीं सका कि लड़की किस जगह की बात कर रही है। लड़की को यह झूठ नागवार गुजरा। उसने याद दिलाया कि बीच पर उसने जगह के बारे में पूछा था तो उसने हाँ कह दिया था। तब उसे ध्यान आया कि बेखुदी में वह वैसा कुछ कह गया होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि अपने इतने करीब बैठी लड़की से वह इतना निष्प्रिय कैसे रह सका था कि उसकी बात भी उसने ध्यान से नहीं सुनी थी। तब उसने यह भी सोचा था कि वह वास्तव में निष्प्रिय नहीं हुआ, बल्कि निष्प्रिय रहने की जबरिया कोशिश करता रहा था। लड़की की बात पर ध्यान इसलिए नहीं दे पाया था कि लड़की, प्रेमिका और समुद्र तीनों ही सोच में डगमग हो रहे थे।
लड़की के चेहरे पर बौखलाहट की रेखाएं उभरने लगी थी। देखकर वह बोला, मुझे सचमुच सचमुच ध्यान नहीं है कि मैं तुमसे क्या कह गया था, या उससे पहले कुछ पीते हैं, तब कहीं चलने की सोचेंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट है आसपास? पीना क्या है? लड़की ने पूछा। कुछ भी। आओ। लड़की चल पड़ी। वह लड़की के साथ चल रहा था। लड़की जब उसे एक जनरल स्टोर के अंदर ले जाने लगी तो उसे असमंजस हुआ, लेकिन अंदर आते ही वह असमंजस मिट गया। बाहर से जो मात्र जनरल स्टोर था, वह अंदर से बार भी था। वे छोटे से हॉलनुमा कमरे में पड़ी मेजों को पार करते हुए कोने की एक मेज पर बैठ गए। तुम ड्रिंक करती हो? उसने पूछा। कभी कभी, लेकिन इस समय सिर्फ बियर लूंगी। लड़की के चेहरे की बौखलाहट मिट गई थी और वह पूरी तरह सामान्य नजर आ रही थी। बियर की चुस्कियों के मध्य उनके बीच चुप्पी तनी रही। यह चुप्पी और फिसलता समय लड़की को ही खले। वह बोली, तुम इतने इत्मीनान से बैठे हो जैसे कहीं जाने की जल्दी नहीं। जल्दी है भी नहीं। वैसे भी यहाँ बैठना बुरा नहीं लग रहा। उसने अपना इत्मीनान बनाए रखते हुए कहा। उसने देखा कि हॉल की खाली मेजें तेजी से भरती जा रही हैं। उसके साथ की लड़की के अलावा केवल एक लड़की और वहां मौजूद थी। उस दूसरी लड़की के साथ एक अधगंजा व्यक्ति बैठा था, जो लड़की के ताऊ की उम्र का नजर आ रहा था। उस अधगंजे व्यक्ति के साथ की लड़की की ओर उसे घूरते देख वह बोली, क्या देख रहे हो? वह जोड़ा देखने लायक नहीं है। उसने कहा, वे मियाँ बीबी नहीं हैं। तुम उन्हें जानती हो? लड़की को जानती हूँ, हमारी लाइन की है। वह मुस्कुराई। उसने महसूस किया अब गंजे व्यक्ति के साथ वाली लड़की के बारे में बात नहीं की जा सकती। लड़की को लेकर कसा गया कोई व्यंग उसके साथ वाली लड़की को आहत कर सकता था, और गंजे को लेकर कही गई किसी भी बात की नोक स्वयं उसे चुभ सकती थी। उस समय उसकी और उस गंजे व्यक्ति की हैसियत एक थी, ग्राहक की। एकाएक उसे ध्यान आया कि लड़की की भाषा और उसका उच्चारण खास महानगरीय नहीं है। उसने पूछा, तुम यहीं की रहने वाली हो? नहीं, यूपी की। तुम भी यूपी के ही हो ना? हाँ। उसने पूछना चाहा कि वह यहाँ क्यों चली आई थी, मगर अपने अंदर बैठा हुआ यह सवाल उसे निरर्थक लगा। न जाने कितने तरह के प्रलोभन है यहाँ। कहां कहां से भाग भाग कर लड़कियां यहाँ पहुंचती है। यह उन्हीं में से एक रही होगी। किसी के साथ भाग आई होगी और वह इसे यहाँ फंसा कर रफू चक्कर हो गया होगा। उसे लगा लड़की का साथ उसे असहज बना रहा है। वह स्वयं को कहीं बहुत कमजोर पा रहा था। बेकार ही गले बांध लिया इसे। तभी लड़की ने पूछा, तुम बिजनेस के लिए आए हो? बिजनेस? वह हंसा। मैं तुम्हें लाला नजर आता हूँ। फिर कौन काम से आए हो? फिल्मों के चक्कर में? ना, नहीं, फिल्मों से मेरा सिर्फ देखने तक का रिश्ता है। फिर मस्ती करने आए हो? लड़की की आंखें मीठी और आंखों की कोर से लेकर कपोलों तक मुस्कान की मशीनी किस्म की रेखाएं बन गई। लड़की का यह प्रश्न वाकई उसे छिछोरे किस्म का लगा। वह यह भी पूछ सकती थी कि यहाँ घूमने आए हो, लेकिन बाजारू शब्दावली में पूछे गए सवाल की तलखी अधिक समय तक नहीं ठहरी। उसके पास जो लड़की बैठी थी वह अभिजात संस्कारों वाली शिक्षित लड़की न होकर धंधा करने वाली लड़की थी। उससे इसी प्रकार की भाषा की अपेक्षा की जा सकती थी। इस विचार के साथ ही उसने पहली बार लड़की के चेहरे पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली। सांवले रंग को मेकअप की परत के नीचे छिपाने की भरपूर कोशिश की गई थी। चेहरे पर खुरदरे स्थान को सही बनाने का भाव पूरी तरह उभर रहा था। तीखे नक्शों का प्रभाव कभी जबरदस्त आकर्षक का कारण रहा होगा, परंतु यह तीखापन त्वचा की कुमलाहट के कारण भोथरा होने लगा था। लेकिन बड़ी और गहरी आंखों का आकर्षक अभी भी बना हुआ था। उसकी इन गहरी आंखों में जो चमक थी वह उसके व्यक्तित्व की तेजी का प्रतीक बनी हुई थी। लड़की ने अपना सवाल फिर दोहराया, तुमने बताया नहीं?
तुम क्यों आए हो? क्षणांश में ही उसने एक युग जी लिया। बहुत कुछ आंखों के आगे से ही गुजरा। वह क्यों भाग आया था यहाँ? उसने महसूस किया कि स्वयं उसके पास ही इस क्यों का कोई सटीक उत्तर नहीं है। फिर किसी अन्य को वह क्या समझाता? लड़की ने जिद की, बताओ ना। उस लड़की का यह सवाल ऐसी लड़कियों से संबंधित पढ़ी सुनी जानकारी के संदर्भ में असंग लगा। उसने सुना था धंधे वाली लड़कियां अधिक सवाल जवाब नहीं करती, ना वे सही परिचय बताती हैं और ना ऐसी बात ही मुंह से निकालती हैं जिससे किसी के मन में उनके प्रति संदेह पैदा हो। फिर यह क्यों इस तरह पूछ रही थी? क्या इस तरह आत्मीयता जताना भी इसके व्यवसाय का अंग है? वह बोला, मैं शायद बता न पाऊं, और अगर बताऊं भी तो शायद तुम समझ न पाओ। वाह, तुमने अपने आप ही समझ लिया कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। बताओ ना। बियर की बोतलें खाली होने को हो रही थी। उसने पहले दोनों बोतलें को देखा, फिर बियर के पीले रंग पर कुछ क्षण उसकी दृष्टि सधी रही। वह लड़की से बोलने के लिए शब्द तलाशने लगा। बियर से हटाकर उसने अपनी दृष्टि लड़की के चेहरे पर टिका दी। फिर बोला, मैं अपने आप से भागकर यहाँ चला आया हूँ। लड़की ने सुना, मगर एक बार पलके झपकाकर फिर उसे ताकने लगी। निश्चित ही उसकी बात लड़की के पल्ले नहीं पड़ी थी। वह हंस पड़ा। नहीं समझी ना? दरअसल मैं बहुत परेशान हो गया था, अपने आप में बुरी तरह उलझ गया था। मैं यह सोचकर वहां से भाग लिया था कि यहाँ के माहौल में उन उलझनों से छुटकारा पा लूंगा। ऐसा क्या दुख आ पड़ा? कुछ घाटे वाटे का चक्कर हो गया था क्या? किसी ने पैसा वैसा मार लिया? क्या सारा दुख पैसे को ही लेकर होता है? और दुख नहीं होते? होते हैं, पर पैसे का दुख नहीं हुआ तो कोई दुख नहीं रहता। इसलिए तो मैं कहता था कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेरा दुख पैसे का नहीं, मात्र एक चीज को महसूस करने का दुख है। एक एहसास का, एक ख्याल का दुख, समझी? ओ, तो यह कहो ना, इश्क विश्क का चक्कर था? तुम्हें छोड़कर भाग गई क्या तुम्हारी महबूबा? वह हंसने लगी। लड़की की इस हंसी से उसे बाजारू फूहड़पन फूटता प्रतीत हुआ। उसे फिर एक बार अपने आप पर कोफ्त हुई। उसने क्यों इस लड़की को अपने से हिलगा लिया? उसके चेहरे के बदलाव को लड़की ने भांप लिया। वह बोली, भाई मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो ऐसे ही आप लोगों से मजाक मारी कर देती हूँ। आप लोगों से उसका तात्पर्य अपने ग्राहकों से ही था। इस समय वह भी आप लोगों में से एक था, लेकिन अपने इस ख्याल के बीच से ही उसे एक बबूला सा उभरता लगा। वह कुछ कहने की जरूरत महसूस करने लगा, जैसे कहकर ही उसके अंदर के गुबार का बबूला फूटेगा। एकाएक लड़की अपनी प्रमुखता खो बैठी। प्रमुख हो गया वह सब कह देना जो उसके अंदर फूट रहा था। उसके अंदर एक उफान सा उठ रहा था, जिसका झाग अब दब नहीं पा रहा था। लड़की कुछ समझती है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ना था। वह मात्र झाग को बाहर फेंकना चाहता था। उसने लड़के की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? लड़की एकाएक सकपकाई। उसकी आंखें कुछ फैली, फिर सिकुड़ गई। फिर वह खिलखिलाकर हंसी और हंसी के बीच ही बोली, यहाँ तो डेली एक दो प्यार करना पड़ता है। लड़की की हंसी थमी तो फिर उसे अपनी बेवकूफी पर झुंझलाहट आने लगी। उसने कैसी लड़की से कैसा सवाल पूछ डाला था, लेकिन हंसने से पहले उसकी आंखें सिकुड़ क्यों गई थी? लगा था प्यार शब्द किसी भारी वस्तु की तरह उससे टकराया हो। लड़की का असली उत्तर उसका हंसना नहीं था। असली उत्तर शायद उसकी आंखों का एकाएक फैलकर सिकुड़ जाना था। उसकी हंसी तो जैसे किसी चीज को ढकने का आवरण मात्र थी। लड़की ने फिर कहा, तुम कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मुझे क्यों बीच में घसीटते हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझ लूंगी। इस बार उसे लगा लड़की वास्तव में सब कुछ समझ लेगी। अगर न भी समझे तो भी उसे कहना ही था। एक बार कहकर वह स्वयं जानना चाहता था कि अंदर के उस गुबार को प्रकट करने के लिए उसके पास कौन से शब्द हैं।
अंदर से उठता गुबार, जुबान खोलने की कोशिश। उसे लगा वह रो पड़ेगा, मगर नहीं, वह हंस पड़ा। लड़की से बोला, तुमने बच्चों की कहानियां सुनी हैं? एक राजकुमार था, परदेश की राजकुमारी से बेहद प्यार करता था, लेकिन वह कभी अपनी बात कहकर वह खुद ही जोरों से हंस पड़ा, जबकि लड़की उसे ताकती भर रही। अपने अंदर टिसते द्वंद को वह इस हंसी से बाहर उलीचना चाहता था, लेकिन उसका यह प्रयास पूरी तरह असफल रहा था। वह सयास हंसा था, संजिंदगी उस पर अनायास छाती जा रही थी। लड़की की ओर देखे बिना ही वह बोलने लगा, मैं एक लड़की से प्यार करता था। इसमें क्या बात है, हर कोई करता है। वहाँ तुम उस लड़की से प्यार करते थे, यहाँ मुझसे कर रहे हो। लड़की ने इस बार दांत भी चमका दिए। यह फूहड़ हंसी उसे नागवार गुजरी। इच्छा हुई लड़की को धक्के दे और बाहर कर दे। लड़की उसके चेहरे पर अपनी हंसी की प्रतिक्रिया भाप गई। वह बोली, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुम बताओ। उसने मन ही मन दोहराया कि जिसे वह बता रहा है उसका कोई महत्व नहीं। महत्व सिर्फ उसका है जो बताया जा रहा है। वह बताने को हुआ तो लगा शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। वह जो कहना चाहता है उसे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। शब्दों की कंगाली उसे पहली बार इतनी महसूस हुई। फिर उसने सोचा, शब्दों की भी अपनी सीमा होती है। यह आवश्यक तो नहीं है कि मन के स्तर पर जो कुछ भी घटित हो उसे शब्दों से बाधा ही जा सके। वह लड़की को अपने यहाँ भाग आने का कारण बताना चाहता था। इस कारण के अंतर्गत उसे किसी घटना का वर्णन करना था, लेकिन उसके और उसकी प्रेमिका के मध्य कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी जिसे वह कारण के रूप में अधोपांत बयान कर पाता। घटना के नाम पर समूचा संबंध ही एक घटना थी। कभी कभी कोई घटना पूरी की पूरी एक साथ नहीं घटती, वह अंश अंश घटती है। उस घटना का कोई रूप भी नहीं बनता, केवल घटना की परिणति का रूप बनता है। वह अपना शहर छोड़ भाग खड़ा हुआ है। यह घटना नहीं, घटना की परिणति है। घटना को तो आज भी वह अपने समूचे रूप में नहीं पकड़ पा रहा है। कुछ अंश अवश्य पकड़ में आते हैं। परिचय के तुरंत बाद ही वह उसे विशेष महसूस हुई थी। जैसे जैसे उसके संपर्क में आता गया, वैसे वैसे उसे अपने करीब पाता गया। फिर वह महसूस करने लगा था कि बिना उसके उसका जीवन अधूरा है। उसकी उपस्थिति से वह अपने आप को भरा भरा महसूस करता था, तो उसकी अनुपस्थिति में एकदम खाली। सिर्फ उसे महसूस करने की कोशिश करता हुआ उसे लगने लगा था कि वह उसकी जिंदगी की एक आवश्यक शर्त बन गई है। वह जब भी अकेला होता तो पाता कि यह उसी को लेकर ताने बाने बुन रहा है। क्या वह भी उसे लेकर इसी तरह सोचती होगी? सोचती ही होगी, तभी जब वह उसे लेकर सपनों की बात करता तो वह मंद मंद मुस्कुराने लगती थी। वह निहायत गोपन संबंधों को लेकर कोई बात करता, वह तब भी मुस्कुराती थी। उसे लगता था जैसे उसकी प्रेमिका की यह मुस्कुराहट उसके अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर रही हो। इस अधिकार बोध के तहत जब वह उसका हाथ दबाने लगता था तब वह भी मुस्कुराती रहती थी। तब उसे लगता एक दूसरे पर उनके अधिकार इतने पुष्ट हो जाएंगे कि उनके बीच दूरी बनाए रखने वाली कोई दीवार नहीं रहेगी। उसे यह सब सोचना, फिर इस सोचने में डूब जाना किसी खूबसूरत नशे जैसा लगता। एक दिन वह कुछ देर तक उसके साथ रेस्तरां में बैठी रही थी। जब वह उठने को हुई तो उसने हाथ पकड़कर उसे फिर से वहीं बैठा दिया। वह कुछ देर और उसके साथ बैठना चाहता था। वह बोली, देर हो जाएगी, हो जाने दो। तुम अब भी देर की चिंता करती हो? क्यों, अब क्या हो गया? उसने सवाल किया और फिर इस सवाल को आंखों में टांग कर उसे देखने सी लगी। उसे धक्का लगा। इस अब की व्याख्या उसने अपने लिए की, इतने दिनों की प्रगाढ़ता और घनिष्ठ समझ के उपरांत, जबकि वे किसी भी समय अपने संबंध को आधिकारिक रूप देने के लिए सामाजिक सहमति पाने का प्रयास कर सकते थे। उसे अब अन्य वस्तुओं या स्थितियों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए था। क्या इतनी सी बात भी वह नहीं समझती थी? इसे भी बोलकर बताने की जरूरत थी। इतना तो उसे खुद समझना चाहिए था।
उसके बाद वह जितनी भी देर रेस्तरां में बैठा एक शब्द नहीं बोल पाया। लड़की ने पूछा, तुम अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे थे? हाँ, मेरी प्रेमिका रेस्टोरेंट में अधिक देर तक नहीं बैठ सकती थी। उसने कहा, यह भी कोई बात हुई भला? लड़की उसे इस तरह देख रही थी जैसे किसी सिरफिरे को देख रही हो। ऊपर से देखने पर तो उसे भी लगा था कि यह कोई बात नहीं हुई, लेकिन अंदर कुछ न कुछ अवश्य हो गया था। घटना का एक अंश घट गया था। इसी तरह उस दिन भी एक अंश घट गया था जब उसे अपनी इस प्रेमिका के साथ कुछ एकांत क्षण मिले थे। तब उसने अनायास ही अपने होठों से उसके होठों को महसूस करने की कोशिश कर डाली थी और वह बेपहचानी दृष्टि से उसे देखने लगी थी। यह क्या तरीका है प्यार का? उसने मजाक करना चाहा, लेकिन उसका चेहरा काफी सख्त हो गया था। प्यार इस तरह शरीर से नहीं मन से होता है। और तुम? पता नहीं वह क्या कहकर बात पूरी करना चाहती थी, परंतु इस बार उसके स्वर में मुलायमता नहीं थी। उसके अंदर क्षण भर पहले जो रोशनी पैदा हुई थी वह झप से बुझ गई। क्या वह सचमुच मन का मतलब समझती थी? अगर समझती तो उसकी इस कोशिश के पीछे खड़े मन को अवश्य देख लेती। वह उसकी रूह की तड़प को नहीं देख सकी थी, सिर्फ इतना देख सकी थी कि वह उसके शरीर से प्यार करता था। फिर उसकी कोशिश के पीछे भी ठोस वजह थी। यदा कदा वह उसकी हथेली अपनी उंगलियों में फंसाकर अपने होठों तक ले जाता था, उसकी उंगलियों के पोरों पर अपने होठ रख देता था। तब उसकी प्रेमिका के चेहरे पर गुलाब पंखुड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती थी और आंखों में शरारत भरी चमक। फिर वह अपनी हथेली को उसकी गिरफ्त से मुक्त करा के थोड़ा सरक कर फासला बना दिया करती थी। उसे अपनी प्रेमिका का इस तरह फासला बनाना मर्यादा के तहत लगता था। इस मर्यादा का सम्मान वह भी करता था। इसे लांघने की बदनीयती भी कभी उसमें नहीं आई थी। इस पर भी वह उस पर शक कर बैठी थी। मौका देखकर कुछ दिनों के बाद उसने इस घटना के बारे में पूछा था, तुम्हें उस दिन सचमुच बुरा लगा था? नहीं तो, कहकर वह हंसने लगी थी। उसकी हंसी से संगीत फूटता हुआ लगा था। वह आश्चर्य से देखता रहा था, फिर स्वयं भी मुस्कुराने लगा था। इधर लड़की भी आश्चर्य से उसे देख रही थी। बोली, और कोई बात हुई थी? एक बार मैंने उसे चूमना चाहा था तो उसे अच्छा नहीं लगा था। अच्छा? जब मैंने उससे पूछा तो बोली कि उसे बुरा भी नहीं लगा। उसने लड़की को बताया। लड़की ने एक बार आंखें फैलाकर शिकोड़ी और फिर से हंस पड़ी। किसी एक के भेजे में कोई गड़बड़ जरूर रही होगी। उसने महसूस किया, अगर इस लड़की के आगे उसकी व्यवसायिक बाधा नहीं होती तो वह इस समय उसका भरपूर मजाक उड़ाती। वह एक घर की कल्पना करने लगा था, एक खूबसूरत घर की। इस घर में वह होता, बीबी में बदली हुई उसकी प्रेमिका होती थी और उन दोनों के बच्चे होते थे। बेहद शरारती, बेहद खूबसूरत। उसका यह घर कभी समुद्र की शांत लहरों के पास बन जाता था, कभी किसी एकांत बर्फीली पहाड़ी पर तो कभी सतरंगे फूलों की घाटियों में बहती नदी के तट पर। फिर जैसे ही उसे गृह स्वामिनी की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल आता तो उसका यह घर किसी औद्योगिक बस्ती में पहुंच जाता, जहां रहकर उसे अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी थी। लेकिन उसके इस घर की दरवाजे एक झटके से भर भरा गई। उसे मालूम हुआ कि उसकी प्रेमिका के रिश्ते की बात चल रही है। उसने पूछा था, क्या यह सच है कि तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है? वह आंखें नीचे किए चुप रही थी। तुम अपने पिताजी से स्पष्ट कहती क्यों नहीं? वह चुप रही। अगर चुप ही रहना था तो तुमने तुमने वह कहना चाहता था कि वह खूबसूरत घर बनने ही क्यों दिया? लेकिन कह नहीं सका। सोचा वह स्वयं ही समझेगी। वह चुप ही रही। उस समय उसे अपनी यह शिष्ट, शालीन और खूबसूरत प्रेमिका बहुत बदसूरत नजर आई थी। वह न तो उसे साफ साफ स्वीकार कर पा रही थी, न नकार पा रही थी, न उसका विरोध कर पा रही थी, न उसके लिए किसी अन्य का विरोध कर रही थी।
ठीक है, वह उसके लिए अन्य लोगों से नहीं लड़ सकती थी, लेकिन उसे अधर में तो न लटकाए। स्पष्ट शब्दों में इनकार करके वापस तो लौटा सकती थी। ऐसा करने में तो कोई असमर्थता नहीं थी। एकाएक अपना यह संबंध उसे बहुत लिजलिजा लगने लगा था। वह वहां से भाग खड़ा हुआ था। अब चाहता था कि उसकी प्रेमिका का जो चेहरा उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया है, उससे किसी तरह मुक्ति पाए। लड़की ने कहा, आगे बताओ। आगे? उसने एक लंबी सांस ली। अब उसकी शादी की बात कहीं और हो रही है और तुम यहाँ भाग आए। लड़की बिना आसपास का ध्यान किए खिलखिलाकर हंस रही थी। करीबी मेजों पर बैठे लोग उसे देखने लगे, दूसरी लड़की के साथ बैठा हुआ वह अधगंजा व्यक्ति भी। लड़की की यह हंसी उसे बुरी नहीं लगी, उसे अपना जी हल्का लग रहा था। कहने को तो उसने कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी अंदर का उफान बाहर निकल गया था। इस लड़की से न तो उसे किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी, न किसी सहानुभूति की। फिर भी वह कह गया, मैंने कहा था ना, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक कहा था ना? लड़की ने उसके चेहरे पर देखा। उसकी हंसी न जाने कहां तिरोहित हो गई थी। वह किसी तनाव से गुजरती हुई लग रही थी। धीरे से बोली, अब तो तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा होगा। उस पर नहीं, अपने आप पर। उसने हंसने की कोशिश की, मगर हंस नहीं सका। तुम उसके पास जाओगे अब? अब मेरे लिए वहाँ क्या है? तुम्हारे लिए वहाँ कभी भी कुछ नहीं था। क्या मतलब? कुछ नहीं, वैसे ही। वह चुप्पी मार गई। एकाएक उसे हॉल में घुटते धुएं का एहसास हुआ। वह उठ खड़ा हुआ। लड़की भी उठकर खड़ी हो गई। दोनों फिर सड़क पर चल रहे थे। दोनों चुप थे। उसने महसूस किया कि अब यह लड़की उसके दिमाग पर हावी नहीं है और उसे लड़की की जरूरत नहीं है। लड़की से मुक्ति पाने का ख्याल मन में घुमड़ रहा था, लेकिन लड़की का कुछ देर पहले बोला गया वाक्य अभी भी उसे कुरेद रहा था। उसने पूछा, तुमने वह बात क्यों कही? तुम नहीं समझोगे। लड़की ने उसी के शब्दों को उत्तर बनाकर लौटा दिया था। इस बार उसके चेहरे की सारी व्यावसायिकता गायब थी। उसकी जगह मुलायम सी मुस्कान थी, फूहड़पन नहीं था। वह बोला, कोशिश करो, शायद समझ जाऊं। तुमने पूछा था ना, मैंने किसी से प्यार किया था। हाँ, मैंने प्यार किया था। मुझे सिर्फ वही दिखलाई पड़ता था। मैं उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहती थी। जान दे भी दी उसके लिए। मेरा बाप नहीं चाहता था कि मैं उससे मिलूं। माँ चाहती थी कि उसका साया भी मेरे ऊपर न पड़े। मैं उसे प्यार करती थी, उसकी दीवानी थी। उसके लिए सबको लात लगा दी और निकल आई उसके साथ। प्यार करने वाली लड़की का दिन ईमान उसका प्रेमी हो जाता है। इसका किसे होश रहता है कि देह क्या चाहती है, मन क्या मांगता है, दिमाग क्या चाहता है। सब एक होकर एक तरफ भागते हैं। समझे कुछ लड़की सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। वह सत्ते में आ गया। लड़की चुप हो गई थी, मगर उसका मौन जिंदा भाषा की तरह अपना अर्थ पूरा कर रहा था। वह जितना समझना चाहता था, लड़की उससे भी कहीं अधिक समझ गई थी। क्या सचमुच उसके लिए वहां कभी कुछ नहीं था? इस बात को स्वीकार के स्वयं अपने आप को ही नकारने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह अंदर ही अंदर थरथराता रहा। लड़की की आगे की कहानी कुछ भी हो सकती थी। स्वेच्छा या विवशता से पैदा हुई कोई भी परिस्थिति उसके पेशे से जुड़ी हो सकती थी। उस परिस्थिति को उघाड़ कर उसे निहत्था करने की उसकी कतई इच्छा नहीं हुई, मगर वह अपने आप से बार बार कह रहा था कि इस लड़की का अंधा प्यार ही इसकी जिंदगी की दुर्घटना बन गया है। इसके शरीर व्यापार के पीछे कहीं न कहीं इसके प्रेमी की बेईमानी छिपी हुई है। भावनाओं को ज्वार पर दिमाग का नियंत्रण तो होना ही चाहिए। पता नहीं यह ज्वार जिंदगी के समुद्र की किन काली लहरों के बीच ले जाकर पटक दे। इस क्षण उसने महसूस किया कि अपनी प्रेमिका के प्रति उसकी शिकायत उम्र नहीं रह गई है। भावनाओं के खेल में वह सावधानी ही तो बरत रही थी। वह दिमागी नियंत्रण के तर्क पर सोच रहा था,
इस तर्क की सार्थकता और सघनता कहीं से भी खंडित नहीं हो रही थी। फिर भी वह इस ख्याल को नहीं निकाल पा रहा था कि वह अपनी प्रेमिका में हमेशा ऐसी ही लड़की को तलाशता रहा था जिसका दिन ईमान उसका प्रेमी हो जाता है, जिसे इसका होश नहीं रहता कि देह क्या चाहती है, मन क्या मांगता है, दिमाग क्या कहता है। अपने साथ की लड़की के लिए उसके मन में गहरी सहानुभूति पैदा हो गई थी। लड़की उसे अपने काफी करीब महसूस हो रही थी और अब वह बहुत सहज होकर उसके साथ चल रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।